हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीएस एजुकेशन चैनल सिरोही। हमने लास्ट क्लासों के अंदर जो है परागण के बारे में देखा था, जिसके अंदर शव परागण और पर परागण दोनों विधियां देखी थी। इन शव परागण के अंदर एक ही पादप है, या कहें कि एक जो पादप है उसी के परागकण और उसी की वर्तिकाग्र। और पर परागण की यदि बात कर रहे थे तो एक जाति के एक पादप के परागकण और दूसरे पादप की वर्तिका। लेकिन हमने जो दोनों विधियां देखी थी, स्वपरागण और परपरागण, इन दोनों ही विधियों के अंदर हमने ये देखा था कि ये जो विधि है वो नेचुरल रूप से या प्राकृतिक रूप से हो रही है। तो हम इसे कहेंगे कि प्राकृतिक परागण। लेकिन यदि हम देखें इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के अकॉर्डिंग, यदि प्लांटों के अंदर क्या क्या जो आर्थिक महत्व के जो प्लांट रहते हैं, या फिर कहें कि जो इकोनॉमिकली जो प्लांट रहते हैं उनकी बात करें, जिनके फ्रूट या फिर कहें कि जिनके जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी जरूरत होती है, तो इनके अंदर एक अलग से विधि भी करवाई जाती है जिसे कृत्रिम परागण कहते हैं। कृत्रिम परागण, इन जहां पर यदि कृत्रिम या आर्टिफिशियल वर्ड यदि यूज में आ जाता है तो इसका मतलब है कि वह नेचर में अपने आप नहीं हो रहा है, बल्कि मानव के द्वारा करवाया जा रहा है वह कार्य। तो सीधा अर्थ है, कहीं पर भी यदि कृत्रिम शब्द जुड़ता है तो इसका अर्थ यही रहता है कि मानव के द्वारा यह कार्य करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर एक बार देखें इसको कि जो कृत्रिम परागण, कृत्रिम परागण, तो ये बिल्कुल मैकेनिज्म वही है कि वर्तिकाग्र पर परागकणों का पहुंचना परागण। लेकिन यहां पर हमने ये कहा कि जो परागकण होते हैं वह अपने आप प्राकृतिक माध्यम से न पहुंच करके मानव के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। यानी प्रोसेस बिल्कुल वही है कि जैसे यदि हम बात करें, ये बात, ये वर्तिकाग्र, और यदि इस वर्तिकाग्र पर यदि हम बात करें कि जो परागकण है, जैसे इस तरीके से जहां से जो परागकण है वो परागकण यहां पहुंच रहे, तो इसी स्टेप को हमने कहा था परागण। लेकिन अब यहां पर है कृत्रिम परागण। तो यदि ये परागकण है इनको मानव के द्वारा यहाँ पहुंचाया जाए तब इसे हम कृत्रिम परागण कहेंगे। तो यदि इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा कृत्रिम परागण? परागण की ऐसी विधि जिसमें मानव के द्वारा पराग कणों को जो पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचाया जाता हो, तो इसे कहेंगे हम कृत्रिम परागण। अब सबसे मेन बात यह होती है कि कृत्रिम परागण क्यों करवाया जाता है। तो कृत्रिम परागण हमने सीधा अर्थ ये लिया कि जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के लिए करवाया जाता है। तो यहाँ पर यदि देखेंगे तो इसका मतलब है कि अच्छे लक्षणों वाले जो प्लांट होते हैं उनको उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ये इसकी सबसे मेन इंपोर्टेंस कि इस विधि के द्वारा जैसे ही अच्छे लक्षणों वाले परागकण लिए जाएंगे, अच्छे लक्षणों वाले ही जो मादा पुष्प या वर्तिकाग्र है, इन दोनों के अंदर परागण की क्रिया होगी। तो जब अच्छे लक्षणों वाले जनक ले रहे हैं तो इसका मतलब संतानें भी अच्छे लक्षणों की ही उत्पन्न होती है। तो ये प्रोसेस रहती है इसके अंदर कृत्रिम परागण के अंदर। तो ये तो इसकी डेफिनेशन थी कि यहाँ पर जो परागण है, लेकिन इसके अंदर मेन रोल किसका रहेगा? मानव का, कि इनको मानव पहुंचाएगा आर्टिफिशियल रूप से। अब इसके बाद यहाँ पर दो टर्म्स हैं जिनके बारे में ऑब्जेक्टिवली जो 1 नंबर का क्वेश्चन होता है वो पूछा भी जाता है और प्रैक्टिकल के अंदर भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि इनकी बात करें तो इनके अंदर फर्स्ट जो आता है वह टर्म्स है विपुंसन। सेकंड जो टर्म्स होती है वो होती है बैगिंग या कहे थैलीकरण। ये बात है, विपुंसन और थैलीकरण, इन दोनों के अंदर यदि डेफिनेशन देखेंगे इनकी, तो इस जगह पर जैसे ये पुष्प है,
ये पार्ट। अब यहाँ पर ये जो पार्ट है ये होता है परागकोश। और यदि हम इसकी बात करें तो ये हुआ पुंकेसर। यानी पुंकेसर है, इस पुंकेसर में ये पूरा पार्ट आ जाता है जिसके अंदर पूतंतु, योजी एंड परागकोश ये तीनों पार्ट थे जो आ चुके हैं पहले। अब यदि यहाँ पर फर्स्ट जो डेफिनेशन है या कहें कि विपुंसन की यदि हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि ये जो पुष्प है ये पुष्प पादप पर लगा हुआ है। इसके बाद जैसे ये मैच्योर होता है तो उससे पहले कुछ किया जाता है या उससे पहले की घटनाएं होती हैं। तो जो मैच्योर हो गया या परिपक्व होता है उससे पहले की अवस्था को कहा जाता है कलिका अवस्था। तो ये जो इससे पहले यदि हम बात करें कलिका अवस्था, इसको हम दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं अपरिपक्व पुष्प। ये स्थिति अपरिपक्व पुष्प या फिर कहें हम कलिका अवस्था। जब यह पुष्प परिपक्व नहीं हुआ था, यदि उससे पहले यानी परागकोश है ये परिपक्व नहीं हुए थे, उससे पहले यदि हम इन परागकोशों को यहां से काट दे और हटा दे तो यानी स्थिति यह हो जाएगी कि परागकोश जो हैं ये परागकोश यहां से हट करके इस जगह पर यानी हमने इनको अलग कर दिया है इस पुष्प से। तो इस पुष्प से जैसे ही अलग करेंगे तो अपने पास ये पार्ट यानी मैं इसको हटा करके बता रहा हूं कि ये पार्ट जो है ये इस तरीके का हो जाएगा। इधर से ये पार्ट भी हट जाएगा तो ये पार्ट हट गया यानी परागकोश जो यहाँ पर थे उनको हमने हटा दिया और अलग कर दिया इस पुष्प से। अब यहाँ पर यदि देखें इसी क्रिया को कहा जाता है विपुंसन। तो विपुंसन की डेफिनेशन क्या हुई? पुष्प की कलिका अवस्था या अपरिपक्व पुष्प के परागकोश, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि परागकोश के परिपक्वन होने से पहले यदि परागकोश को पुष्प से काट करके पृथक कर दिया जाए तो इसी को हम कहेंगे विपुंसन। इन जो परागकोश है इनको हम कहें कि परागकोश को काट दिया, परागकोश पृथक किया। परागकोश को हमने जैसे ही पृथक किया तो इसी को हमने क्या नाम दे दिया है? विपुंसन नाम दे दिया है। एक नंबर में यह डेफिनेशन पूछी जाती है कि विपुंसन क्या होता है। इसी का एक दूसरा नाम और भी लिखा जाता है, वो होता है बंध्याकरण। इस नाम से भी इसको बोला जाता है। इसके बाद में यदि हम बात करें सेकंड जो पार्ट आता है थैलीकरण। ये पार्ट एक थैलीकरण का मतलब ये रहता है कि ये जो पुष्प है यदि इस पुष्प के बाहर यानी ये जो पुष्प था जैसे यहां पर ये परागकोश लगे हुए हैं इस तरीके से, यदि इस पुष्प के बाहर की ओर हम एक बैग या थैली जैसी स्ट्रक्चर जो है यानी एक या तो कपड़े का बैग होता है या कोई थैली होती है उसको बांध देते हैं, यानी इस पुष्प को हम चारों ओर से कवर कर देते हैं और इस स्टेप को कहा जाता है थैलीकरण या बैगिंग कहा जाता है। तो अब इसके अंदर जो है बैगिंग का मतलब ये हुआ कि उसको बैग के द्वारा कवर कर दिया हमने, सीधा अर्थ ये हुआ। तो अब ये दोनों स्थितियां थी, अब इन दोनों स्थितियों की क्या इंपॉर्टेंस है इसके बाद हम बात करेंगे, जैसे कृत्रिम परागण के लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस रोल रहेगा। अब यदि यहाँ पर देखें हम कि यदि विपुंसन और बंध्याकरण दो स्टेप थे तो विपुंसन के अंदर इनको हटा दिया था और इसके बाद थैलीकरण में इसको कवर कर दिया था। तो यहाँ पर ये दोनों इसलिए किए जाते हैं कि वांछित परागकण ला सकें कि इस वर्ती कागर है, इस वर्ती कागर पर मान लेते हैं कोई दूसरा परागकण है ये, इसको यहां ला सके। या फिर कहें कि देखें कि इसके अंदर ये रहेगा कि यदि ये परागकोश है
तो ये जैसे परिपक्व होगा परागकण यहाँ पर मुक्त होंगे, और मुक्त होंगे तो वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर पहुंचेंगे तो इसके बाद ये परागकण यहाँ पर आने पर मादा युग्मक से निषेचन करेंगे। निषेचन करने के बाद नया पादप यानी बीज और नया पादप बनेगा। तो उस समय लक्षण केवल इसी पादप के आएंगे। लेकिन हम ये कहें कि इसमें हमें अच्छे लक्षण लाने हैं, दूसरे पादप के लक्षण लाने हैं, तो इसका मतलब ये रहेगा कि दूसरे पादप के परागकण होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो परागकण होते हैं ये परागकण यहाँ लाएं। लेकिन ये भी तो आ सकते हैं, संभावना ये भी है, इसीलिए इनको काट दिया जाए, यहाँ से हटा दिया जाए। इसका मतलब है कि ये आएंगे नहीं, जो हम चाहें वो आएंगे। लेकिन यदि इसको बैगिंग नहीं करेंगे तो इन्वायरमेंट यानी नेचर के अंदर कोई दूसरा भी आ सकता है, और यदि बैग लगा देंगे तो कोई भी परागकण इस बैग के अंदर नहीं आ पाएगा। तो जैसे इस बैग को हटाएंगे वांछित परागकण को यहाँ पर पहुंचाएंगे, उसके बाद फिर से बैगिंग कर दी जाती है। तो इस तरीके से हम ये कहें कि विपुंसन और जो बैगिंग या थैलीकरण का जो स्टेप होता है वो होता है कृत्रिम परागण के लिए आवश्यक, और इसका उपयोग हुआ कि अच्छे लक्षणों वाले परागकण लेकर के आ जाते हैं। और यहाँ पर ये ध्यान देने का है, जिस भी पुष्प के अंदर ये पराग कोष पृथक किए जाते हैं उस पुष्प का उपयोग मादा पुष्प के रूप में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर केवल वर्तिका अगर बचती है या कहीं अंडक बचते हैं पराग कोष तो हट जाते हैं, तो वो वह पुष्प जो रहता है मादा पुष्प के रूप में यूज में लिया जाता है। तो ये कुछ एक दो टर्म्स थी जो आ जाती हैं पेपर के अंदर। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अगला पार्ट इसके अंदर आएगा निषेचन का। निषेचन या फिर कहें गैमेट फ्यूजन या फिर कहें फर्टिलाइजेशन, युग्मक संलयन, ये इसके नाम रहेंगे। अब देखिए इसके अंदर क्या रहता है, निषेचन का मतलब रहता है, एक बार मैं डेफिनेशन बताता हूँ फिर उसके बाद इसके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि ये एक मैकेनिज्म ऐसा नहीं रहता है कि केवल निषेचन की मैकेनिज्म एक दो स्टेप के, काफी इसके अंदर स्टेप रहेंगे। तो यहाँ पर देखें निषेचन का अर्थ क्या रहेगा कि परिपक्व नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन को हम निषेचन कहते हैं। तो पादपों में जो परिपक्व नर युग्मक बनते हैं वो बनते हैं पोलन ट्यूब में। मादा युग्मकों की यदि बात करें तो मादा युग्मक बनते हैं बीजांड में, इस जगह पर अंड कोशिका। तो इस अंड कोशिका और इस नर युग्मक के संयोजन को हम कहेंगे निषेचन, यानी 2n हो जाता है, Na और Na 2n। तो इस स्थिति को निषेचन कहते हैं। तो निषेचन का एक बार अर्थ देखें कि नर युग्मक या फिर कहें कि जो अगुणित नर युग्मक है और अगुणित मादा युग्मक या अंड कोशिका, इन दोनों के संयोजन से 2n अवस्था बनना ही निषेचन कहलाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा निषेचन से पहले, क्योंकि निषेचन के स्टेप बाय स्टेप काफी है, तो इससे पहले एक थोड़ा सा एक छोटा सा पार्ट है असंगतता। असंगतता, इस डेफिनेशन को देखें, इसका अर्थ देखें कि असंगतता क्या है। ये हमने ये कहा कि जैसे ही परागण की क्रिया होती है, तो परागण की क्रिया होती है तो पहले इस टॉपिक को देखते हैं, उसके बाद इसके स्टेप करेंगे। तो यदि हम बात करें कि ये जो पार्ट है असंगतता, इसका मतलब हुआ कि ये जो पुष्प है यहां पर इसके बीजांड है इस जगह पर, इसके बाद ये पार्ट, काफी बार ये डायग्राम आ चुका है एक पुष्प की स्ट्रक्चर का।
इस तरीके, यानी ये जो पार्ट थे हमने कहा बाह्य दल, ये हुए दल और ये हुए पुंकेसर, और इसके बाद ये पार्ट था अंडक। ये पार्ट मेन रूप से यदि हम देखें तो बात यहां करेंगे वर्तिकाग्र। इस वर्तिकाग्र पर पराग कणों का पहुंचना, यानी ये थे पराग कण, ये पार्ट हुआ पराग कण, और ये जब यहां पहुंचते हैं तब इस स्टेप को हम कहते हैं परागण। ये हुआ परागण। परागण के द्वारा वर्तिकाग्र पर परागकण आ जाते हैं, परागकण ये पहुंचते। अब यदि हम इनको देखें कि ये जो परागकण होते हैं, ये परागकण यहां पर पहुंचेंगे। पहुंचने के बाद हमने कल जो यानी जो स्टेप किए थे हमने इससे पहले कि नर युग्म कोदभीद का परिवर्धन, तो उस स्टेप में हमने ये बताया था कि परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद इनमें अंकुरण होता है। अंकुरण होने पर एक नलिकाकार संरचना बनती है, पराग नली बनती है। पराग नली में नर युग्मक बनते हैं। वह पराग नली यहाँ पहुंचती है और यहाँ उपस्थित जो यानी बीजांड जो रहता है, इस बीजांड के अंदर होते हैं मादा युग्मक, बीजांड। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि मादा युग्मक होंगे। तो ये जो पार्ट होते हैं कि जो मादा युग्मक यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहां से जो पराग नली बनेगी वह पराग नली इस मादा युग्मक तक पहुंचती है, यानी ये जो पार्ट है यहां से जो पराग नली यहां तक आएगी। और इस जगह पर यदि बात करें तो इनके अंदर नर युग्मक आएंगे साथ में, यानी इस तरीके से नर युग्मक आएंगे और फिर इनमें होता है निषेचन। तो ये तो क्रिया एक सिंपली जो रहती है नेचुरल रूप से जो प्लांटों में होती है, लेकिन कई बार स्थिति ऐसी होती है कि ये परागकण जो रहते हैं ये भी जनन क्षमता युक्त होते हैं और ये भी जनन क्षमता युक्त होते हैं, लेकिन दोनों ही जनन क्षमता युक्त होते हुए भी निषेचन नहीं करते। तो निषेचन की मैंने डेफिनेशन इसीलिए बताई है पहले कि निषेचन का मतलब नर और मादा युग्मकों का संयोजन। तो हमने कहा कि ये भी परिपक्व है, इसमें जनन करने की क्षमता है, ये भी परिपक्व है, इसमें जनन करने की क्षमता है, इससे नर युग्मक भी बन सकते हैं, लेकिन हम ये कहें कि इनका संयोजन नहीं होता, निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, और इसी को कहा जाता है असंगतता, यानी पूर्णतः जनन क्षम युक्त है, यानी पूर्णतः जनन क्षमता युक्त है नर युग्मक या परागकण तथा मादा युग्मक यदि आपस में निषेचन नहीं करते हो या जनन की क्रिया नहीं कर रहे हो तो उसे हम कहेंगे असंगतता, यानी दोनों में जनन क्षमता है लेकिन फिर भी निषेचन की प्रक्रिया नहीं कर रहे हो, असंगतता हुई। अब यदि यहाँ पर देखें कि असंगतता जो रहती है वो कई कारणों से हो सकती है। अब इनमें से मेन रूप से असंगतता है वो दो टाइप की है। यदि इसको देखें दो टाइप की जो असंगतता है इसके अंदर या अनिश्चितता जो पाई जाती है, यदि इसको देखेंगे तो फर्स्ट जो आती है उसके अंदर होता है एक ही जाति अलग अलग जाति, दूसरा आता है एक ही जाति के। तो इसके अंदर यदि देखें अंतर जातीय और अंतरा जातीय, तो इसका एक दूसरा नाम और भी ले देते हैं अनिश्चितता। अनिश्चितता इसका ये नाम भी देते हैं। और हमने ये कहा कि यदि इनके प्रकार की बात करें तो फर्स्ट यदि देखेंगे तो इसके अंदर यदि बात करें अंतर जातीय, अंतर जातीय असंगतता, ये अंतर जातीय है इंट्रा स्पीशीज, इंट्रा स्पीशीज है। तो यहां पर ये ध्यान देना है इंट्रा है या इंटर है, ठीक।
तो यदि अंतर जातीय है, दो अलग अलग जातियां हैं, यानी हम बात करें कि वंश एक और जाति अलग अलग, मेन रूप से ये हुआ कि जाति अलग अलग है, इसका मतलब दो अलग अलग जाति के रहेंगे। यदि इसकी बात करें तो देखें कि हम ये कहें कि ये जो परागकण है ये अलग जाति का है और ये जो वर्तिकाग्र है ये अलग जाति के है, तो ये परागकण जैसे वायु के द्वारा, कीटों के द्वारा यहां पर आ सकते हैं, ऐसी संभावना है। ये वायु के द्वारा हुआ, जल के द्वारा हुआ, पक्षियों के द्वारा हुआ, कीटों के द्वारा, यानी वो जो है कोई भी, जैसे किसी एक जाति के पुष्प जो है उस पर कीट बैठेंगे, किसी दूसरी जाति के पादप के पुष्प पर भी बैठेंगे, तो उनके साथ ये परागकण जा सकते हैं। तो जैसे ही हमने ये कहा कि ये एक अलग जाति है, हमने इसको नाम दिया कि जाति ए और इसको नाम दिया कि जाति या स्पीशीज बी, यानी दो अलग अलग हैं। अब यदि ये यहां पर आता है दूसरी जाति का, तो जब दूसरी जाति का आता है तो सीधा अर्थ ये रहेगा कि ये जो हमने बताया था कि इनमें रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, यानी परागकण और वर्तिकाग्र में रासायनिक रिएक्शन होंगी, क्रियाएं होती हैं। यदि वो एक ही जाति के हैं तब तो वह क्रियाएं सही होंगी, और यदि एक जाति के नहीं है तब परागकण और हम ये कहें स्त्री केसर में कोई क्रिया नहीं होती है। यानी परागकण स्त्री केसर जो पारस्परिक क्रिया बोलते हैं, यानी इस जगह पर यदि हम बात करें तो इस जगह पर जो रिएक्शन होती है उसका नाम है परागकण स्त्री केसर। परागकण स्त्री केसर पारस्परिक अभिक्रिया। देखिए ये परागकण स्त्री केसर पारस्परिक अभिक्रिया है, वो जाति विशेष होती है। तो हमने कहा कि हमने तो जाति अलग अलग ली है, तो अलग अलग जाति के परागकण और वर्तिकाग्र होने पर इनमें परागकण स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया नहीं होगी, और ये क्रिया नहीं होने पर ये भी जनन क्षमता युक्त है, ये भी जनन क्षमता युक्त है, लेकिन फिर भी जनन नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनमें ये आपस की रिएक्शन नहीं होगी, परागकणों का अंकुरण नहीं होता है। तो फर्स्ट यही होता है। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे जो ब्रेसिका कंपेस्ट्री है और ब्रेसिका रापा है, समान समय पर ये इनका परिवर्धन होता है। मधुमक्खी जब इनमें परागण की क्रिया करते हैं तो इस समय ऐसी स्थितियां हो जाती हैं कि एक दूसरे पर परागकण चले जाते हैं अलग अलग जाति के पादपों पर, तो इस तरीके के हो जाते हैं। इसके बाद सेकंड जो पार्ट आता है उसकी यदि बात करें, अंतराजातीय असंगतता। अंतराजातीय असंगतता। अब यदि इसको देखें, अंतराजातीय जो रहता है, यदि इस पार्ट की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे जो अंतराजातीय असंगतता है इसका मतलब है अलग अलग जाति की बात कर रहे हैं। जो अंतराजातीय है यानी एक ही जाति, अंतराजातीय सॉरी, कि इसके अंदर जो रहता है एक ही जाति, एक ही जाति के पुष्प या फिर कहें पादप। तो यदि इसको देखें यानी जो इंट्रा स्पीशीज आएगी, तो यहाँ पर इंटर है, यहाँ पर इंट्रा रहता है। तो अंतराजातीय असंगतता इसका मतलब ये हुआ कि एक ही जाति के परागकण है, यानी हमने यहाँ पर जाति अलग अलग ली थी, लेकिन इसके अंदर हम ये कहेंगे कि ये भी जाति एक है तो ये भी जाति एक ही रहेगा, यानी समान जाति है। एक ही जाति के परागकण व वर्तिकाग्र ये आपस में परागित होते हैं और फिर भी जनन नहीं होता है। देखिए यहां पर देखने का है कि एक ही जाति के परागकण उसी जाति के जो पुष्प हैं उसकी वर्तिकाग्र पर पहुंचकर परागण कर रहे हैं, ये भी जनन क्षमता युक्त है
और ये भी जनन क्षमता युक्त है, लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि निषेचन नहीं हो पा रहा है, जनन नहीं हो पा रहा है, तो उसे हम कहते हैं अंतराजातीय असंगतता। तो इस चीज का ध्यान देना है कि यहाँ पर हम ये कहें, देखिए ये वर्डिंग विशेष रूप से ध्यान देना है, यदि अंतरा लिखा मिलेगा तो वहां मिलेगा इंट्रा और यहां मिलेगा इंटर। ये वर्डिंग कई जगह मिलते हैं, इंटर और इंट्रा। इंटर शब्द का मतलब एक ही, जो अलग अलग, यानी यदि ऐसे भी याद नहीं रहता है तो सिंपल सा है इंटरनेशनल, अलग अलग देश, तो इसका मतलब अलग अलग जाति। दूसरा इसका ठीक अलग लिखना पड़ता है, यानी एक ही, इंट्रा मतलब एक। तो एक वर्डिंग को याद रखेंगे तो दूसरा जो है वो याद रह जाता है। तो यदि हम देखें इसके अंदर हमने ये कहा एक ही जाति के थे दोनों, जनन क्षमता युक्त भी है, फिर भी जनन नहीं कर पाए, तो इसके पीछे ऐसा क्या रीजन हुआ कि जिसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ, या फिर कहीं ये असंगतता हो जाती है। तो इसके कई जैसे रीजन होते हैं। सबसे फर्स्ट यदि हम रीजन की बात करें तो परागकण स्त्री केसर जो पारस्परिक जो क्रियाएं होती हैं वो क्रियाएं सही नहीं हो पाती है, या फिर कहें कि इसके अंदर कहीं रुकावट आ जाती है इस मैकेनिज्म में। तो जब भी होता है वो हमेशा यही है कि इस मैकेनिज्म में रुकावट आ जाती है। अब ये रुकावट किस किस प्रकार से होती है, तो यदि इसको हम देखें तो रुकावट जो रहती है वो अलग अलग टाइप से हैं। एक स्टेप देखें कि हो सकता है कि परागकण का अंकुरण नहीं हुआ हो, तो यदि हम कहें तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि क्या कारण थे जिसकी वजह से हुआ। तो फर्स्ट देखें, परागकण का अंकुरण नहीं होना, एक कारण ये भी हो सकता है परागकण यहां पहुंच तो गए लेकिन अंकुरण नहीं हुए। इसके पीछे रीजन देखिए, ये जनन क्षमता युक्त है, लेकिन यहाँ पर हमने कहा बोरोन की आवश्यकता होती है, शर्करा की आवश्यकता होती है। मान लेते हैं कि बोरोन एब्सेंट है, शर्करा एब्सेंट है, तो अंकुरण नहीं होगा। ये भी तो स्टेप हो सकता है। जनन क्षमता इसकी भी है, इसकी भी है, लेकिन इनको जो केमिकल यानी जो हम ये कहें कि न्यूट्रेंट जो चाहिए वो न्यूट्रेंट यदि इनको नहीं मिल रहे हो तो उस स्थिति के अंदर भी हम ये कहेंगे कि इस प्रकार की निषेचन की जो क्रिया होती है वो नहीं हो पाती है। अब इसके बाद यदि हम दूसरे पार्ट की बात करें कि और भी इसके अंदर हो सकते हैं कि यहां पर ये परागकण पहुंच गए, मान लेते हैं कि अंकुरण भी हुआ, पराग नली बन गई प्रारंभ में लेकिन परिवर्धन नहीं हुआ, तो ये भी तो हो सकता है कि पराग नली की वृद्धि नहीं हो, पराग नली की वृद्धि नहीं हो। एक स्टेप ये भी हो सकता है कि यहां पर जैसे परागनली ये बन गई और केवल इतनी सी परागनली बन करके रुक जाती है, इसके बाद परागनली की वृद्धि नहीं हो रही है, तो इस समय भी ये जो हम ये कहें नर युग्मक यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे। नर युग्मक जनन क्षमता युक्त हैं, ये भी जनन क्षमता युक्त है, लेकिन एक दूसरे के पास नहीं आ पाए, इसीलिए निषेचन नहीं हुआ। इसके बाद ये होता है परागनली इस वर्तिका में ही फट जाए, यानी ये जो पार्ट है ये हुआ वर्तिका, तो पराग नली यहाँ पर है और यहीं पर ही जैसे फट जाती हो, यहां तक आई नहीं हो, तो नर युग्मक तो यहीं फ्री हो जाते हैं, तो ये नर युग्मक यहां तक नहीं पहुंच पाए, तो हम ये भी कह सकते हैं कि पराग नलिका का वर्तिका में फटना, पराग नलिका वर्तिका में फट जाना, ये भी एक स्टेप हो सकता है इसके अंदर, ये कहें कि अंतराजातीय असंगतता के लिए। इसके बाद और यदि स्टेप देखें हम कि और कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं जिसकी वजह से ये प्रोसेस रुक सकती है, तो यहाँ पर ये कहें कि जो नर युग्मक यहाँ पहुंच चुके हैं वो नर युग्मक संयोजित नहीं होते हों। तो हमने ये कहा नर युग्मक मादा युग्मक से संयोजित न हो, ये भी हो सकता है।
इस तरीके से यदि हम देखें तो जो ये असंगतता थी, ये इस तरीके की असंगतता पाई जाती है। इसके बाद देखिए इसके कुछ पार्ट, यानी ये जो असंगतता है इसके ये रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से ये असंगतता नहीं हुई। अब इसके बाद हम बात करें अगला पार्ट कि इसी के अंदर अंतर जातीय असंगतता है, वो दो प्रकार की है। एक जो है यानी इसके टाइप्स की बात करें तो ये तो एक ही जाति के थे, यदि प्रकार की बात करें तो हमने ये कहा कि ये दो प्रकार की है। कौन कौन सी है अब इसको देखें। एक तो ये हुआ युग्म कोदभेद असंगतता, और दूसरी जो रहती है वो है बीजाणुद्भिद असंगतता। देखिए दो प्रकार का है ये, यानी अंतरा जातीय असंगतता दो प्रकार से। युग्म कोदभेद असंगतता का मतलब है कि देखिए हमने ये कहा था कि जो लघु बीजाणुधानी होती हैं इस तरीके से जो लघु बीजाणुधानी थी, इस लघु बीजाणुधानी में यहाँ पर हम ये कह रहे थे कि लघु बीजाणु या कहें कि पराग कणों का परिवर्धन हो रहा था। तो ये जो पार्ट था इस जगह पर ये थे लघु बीजाणु जनन उत्तक, ये था कि लघु बीजाणु जनन उत्तक। एक तो ये होता है कि इस उत्तक के कारण ही, इस टिश्यू के कारण ही असंगतता आई हो, तो इसे कहा जाता है बीजाणुद्भिद असंगतता। यानी हम बात कहें कि यदि इसकी, तब इसका मतलब तो ये हुआ लघु बीजाणु जनन उत्तक के कारण यदि असंगतता आई हो तो उसे कहें बीजाणुद्भिद असंगतता। दूसरा है युग्मकोद्भिद असंगतता। युग्मकोद्भिद बनता है इस परागकण से, तो हम ये कहें कि इस परागकण के कारण, यानी यहाँ पर युग्मकोद्भिद जो लघु बीजाणु जनन उत्तक था, उस उत्तक से जब लघु बीजाणु या परागकण बन गए थे, यदि इन परागकणों के अंदर असंगतता कारण हुआ, जैसे पराग नली का विकसित नहीं होना, फट जाना, इस तरीके से, तो ये किसके कारण है, वो इसके कारण है, न कि इस उत्तक के कारण है। तो इसको हमने कहा युग्मकोद्भिद असंगतता। तो इस प्रकार से यदि हम बात करें कि जो असंगतता है वो बीजाणुभिद और युग्मकोद्भिद प्रकार की असंगतता थी। तो एक टॉपिक अपना ये था असंगतता या अनिश्चयता। तो ये हुआ, जिसके बाद कृत्रिम परागण हुआ। इसके बाद जो अगला अपना ये पार्ट है जिसके हमें एक एक स्टेप देखने हैं, निषेचन। यही ये चीज मैंने पहले ही बताई है कि मैंने केवल निषेचन की डेफिनेशन ही बताई थी। अब इसके सभी स्टेप, डेफिनेशन, सभी चीजें देखेंगे। तो जो निषेचन की जो प्रोसेस होती है, इसके साथ हमने इसको इसीलिए बताया कि कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि निषेचन नहीं हो पाता है, इसीलिए इस स्टेप को बताया कि ऐसी क्या घटनाएं हैं जो निषेचन नहीं होता है, क्या उन्हें कहते हैं, क्या उनके रीजन हो जाते हैं। तो इस तरीके की यदि हम स्टेप की बात करें तो ये होता है। अब देखिए इसको, अगला जो निषेचन है उसको